हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th के साइंस में थर्ड चैप्टर मेटल यानी मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातुओं में उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, लास्ट सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, उनके आंसर्स किए थे। इस सेशन में एक बार दोबारा उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और साथ ही कुछ नए क्वेश्चंस के हम आंसर जानेंगे। ओके, आइए। पहला क्वेश्चन था आपका, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। तो वो क्या थी आपकी? मरकरी थी। नीचे आपके आंसर्स लिखे गए हैं, ठीक है। वहीं दूसरा क्या था आपके, जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, यानी कि ऐसी धातु जो कि बहुत सॉफ्ट होगी, ठीक है, कोमल है, इसी वजह से उसको काटा जा रहा है। अगर वो हार्ड होती, कठोर होती, तो उसको काटा नहीं जा सकता था, ठीक है। तो ऐसी धातुएं कौन सी हैं? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जैसी धातुएं बहुत कोमल होती हैं, इस वजह से उन्हें चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। थर्ड है आपका ऊष्मा की कुचालक, जो जिनमें हीट फ्लो नहीं करती, तो वो क्या होती है? सिल्वर और कॉपर जैसी धातुएं ऊष्मा की कुचाल। लेड और मरकरी आपकी ऊष्मा की कुचालक होती है, और सबसे अच्छी चालक जो होती है ऊष्मा की, वो सिल्वर और आपकी कॉपर होती है, ठीक है, यानी कि AgCu, ठीक है। और लेड हो गया PbNHg, मरकरी। ओके, इस प्रकार। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आघातवर्ध तथा तन्य क्या होते हैं, यानी कि मैलिएबल और डक्टाइल क्या होते हैं, ठीक है। तो मैलिएबल आपका होता है कि जब किसी धातु को पीटा जाता है या उस पर फोर्स डालेंगे, आप लोग प्रेशर डालेंगे, तो उससे क्या होगा? वो पतली पतली चादरों में यानी थिन शीट्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। जैसे आपने कोई गोला लिया है धातु का और इसको आप प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, तो प्रेशराइज करने से क्या होगा? ये दबेगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये शीट में यानी पतली चादर में बदलना शुरू करेगा। तो वही क्या है? आपकी आघातवर्धता है। और दूसरा क्या है कि अगर आप किसी धातु की तार बनाना चाहते हैं पतली, तो वो बन सकती है, और इसी गुण को क्या कहा जाता है? तन्य। इसी गुण को क्या कहा जाता है? तन्य या तन्यता का गुण कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही गुण किस में पाए जाते हैं? ये दोनों ही गुण धातुओं में पाए जाते हैं। और अधातुओं की बात करें तो अगर उन पे प्रेशर डाला जाता है या उनको पीटा जाता है, तो वो पतली चादर में नहीं कन्वर्ट होते, बल्कि क्या होता है? उनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है और वो चूरा हो जाते हैं, ब्रिटलनेस जिसको कहते हैं, ओके। और तन्य भी वो नहीं होती हैं, उनकी पतली तार नहीं बनाई जा सकती, ओके। तो इस प्रकार ये दोनों हम समझ गए थे कि आघातवर्धता क्या है, जब पतली चादर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और तन्यता क्या है, जब उसकी पतली तार बनाई जा रही है। थर्ड क्वेश्चन था, सोडियम और को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं जो कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील हैं, तो ये हवा के संपर्क में आने पर भी, जबकि कोई एक्स्ट्रा चीज उसमें नहीं डाली जा रही है, मिलाई जा रही है कि जिससे वो अभिक्रिया करे, लेकिन सोडियम को अगर हवा में खुला भी छोड़ते हैं तो उससे भी वो आग पकड़ लेती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। ऐसा ही किसके साथ होता है? पोटेशियम के लिए। और पोटेशियम क्या होती है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, ओके। तो इसी वजह से क्या होता है? इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है ताकि ये हवा के संपर्क में ना आ पाए। चौथा क्वेश्चन था आपका, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया। तो जब भाप आपका क्या होता है? पानी की ही एक स्टेट होती है। पानी जब गैसियस स्टेट में चला जाता है तो उसको भाप यानी वेपर कहते हैं। तो वो होगा क्या? होगा H2O ही, और किसके साथ? आयरन यानी Fe के साथ उसकी रिएक्शन होती है, तो आपका Fe3O4 बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। तो जब कैल्शियम के साथ या पोटेशियम के साथ अभिक्रिया होती है, तो कैल्शियम के साथ थोड़ी धीमी अभिक्रिया होती है, लेकिन इस केस में भी आपके क्या बनते हैं? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ओके। और वहीं पर पोटेशियम के साथ जब अभिक्रिया होती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिसमें हीट भी इवॉल्व होती है, यानी ऊष्मा निकलेगी। जब रिएक्शन होगी तो उसमें ऊष्मा निकलेगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो तीनों ही अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है, ओके। इनकी हमने रिएक्शंस देखी थी।
फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि आपका क्या होता है कि जो धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कर रहे होते हैं वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, अपनी अपनी संयोजकता के आधार पर। जब वो आयन बना लेते हैं, आयन कब बनाएंगे, जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा या एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इसी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण या एक दूसरे को लेन देन के कारण उनके बीच में बंध बनते हैं और जिसके कारण प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं यानी यौगिक बनते हैं, जिनको आयनिक यौगिक कहा जाता था, ठीक है, जिसे हमने NaCl देखा था। उसका गलनांक उच्च क्यों होता है, क्योंकि जब वो बंध बना रहे हैं तो उस समय उनके बीच में आकर्षण बल भी क्या होता है, बहुत मजबूत बनते हैं, ठीक है। और उन अंतरा आणविक आकर्षण बल जिन्हें आप कहेंगे यानी अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उसको तोड़ने के लिए जब आपको गलनांक की बात कर रहे हैं तो उस बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड को तोड़ करके मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है, ओके। क्योंकि सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में सॉलिड ही मेल्ट होगा, ठोस जो होगी वो पिघलेगा, पिघल के द्रव में कन्वर्ट होगी। जब मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ना है ताकि ये जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो सके। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ठीक है, इनको तापमान दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत बॉन्ड है तो इनको बहुत ज्यादा क्या दिया जाएगा, तापमान दिया जाएगा। इस वजह से गलनांक क्या है, उच्च है। गलनांक क्या है, एक तापमान ही है, गलन का अंक जिस पर पिघलना शुरू करेगा ठोस, वही, ओके। तो इसलिए इनके जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज यानी मिनरल, अयस्क यानी ओर और गैंग जिसे आप मैट्रिक्स भी कहते हैं, इन तीनों के बारे में बताना है। तो खनिज क्या है, भूपर्पटी पर जो भी तत्व आपके मिल रहे हैं, वो धातुएं भी हो सकती हैं, ठीक है, उनको खनिज कहा जाता है। भूपर्पटी आपकी क्रस्ट की लेयर हो गई, अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है। उस क्रस्ट में आपका जो भी एलिमेंट पाया जाता है वो धातु भी हो सकती है आपकी, उसको क्या कहा जाता है, खनिज यानी कि मिनरल कहा जाता है, ओके। अब उस खनिज या मिनरल में से जिसमें धातु पाई जाएगी या जिससे आप धातु को आसानी से निष्कर्षित कर सकते हैं। आसानी से निष्कर्षित करने का मतलब क्या है कि आप कम खर्चे में भी वहां से धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे सारे खनिज अयस्क यानी कि ओर कहलाते हैं, ओके। और जब आप उस अयस्क से धातु का निष्कर्षण करेंगे तो उस प्रक्रिया के दौरान स्टार्टिंग में उस अयस्क में जिस भी प्रकार की अशुद्धि लगी होगी उसको गैंग यानी कि मैट्रिक्स कहा जाता है, ओके। तो ये तीनों टर्म्स आपने यहाँ पर देख ली थी, खनिज, अयस्क और गैंग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में पाए जाने का मतलब क्या है कि ये कम अभिक्रियाशील होंगी, इसीलिए तो ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं कर रही और फ्री स्टेट में घूम रही है आराम से, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है किसी से अभिक्रिया करने की, या उनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि वो आसानी से किसी से बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं। तो आप जब सक्रियता श्रेणी देखते हैं तो आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारी धातुएं नीचे पाई जाती हैं, तो ये क्या होती है, कम अभिक्रियाशील होती है। सिल्वर में आप तब भी कहते हैं कि क्या होता है, जैसे संक्षारण जैसी चीजें, जब सिल्वर बहुत ज्यादा यूज में आता है या जैसे सिल्वर की ज्वेलरी पहनी जाती है तो थोड़े टाइम बाद काली पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो वो काला पड़ना क्या है, रस्टिंग हो रहा है सिल्वर का। या आप क्या कह रहे हैं कि जो सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो वो मुक्त अवस्था में उस टाइम पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं पाई जाएगी। जबकि जो सोना है, गोल्ड और आपका प्लेटिनम, ये दोनों धातुएं ऐसी हैं कि जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और जल्दी से खराब भी नहीं होती, ऐसा आप कहते हैं, और इनका संक्षारण नहीं होता, ओके। तो सोना और प्लेटिनम जैसी धातु। नेक्स्ट है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना है, यानी आपके पास धातु का ऑक्साइड है और उससे आपने धातु को निकालना, ओके। तो रिडक्शन वहां पर किया जाता है। रिडक्शन आपका क्या कहता है, अपचयन कहता है कि यहां से ऑक्सीजन को हटाना है, क्या आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। रिडक्शन में दो चीजें होती हैं, या तो हाइड्रोजन जुड़ रही होती है
ऑक्सीजन हट रही होती है। तो इस केस में क्या है, इस केस में रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है उसमें पहले से ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड की बात की है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहां पे। अब आपका कोई भी धातु का ऑक्साइड है, वहां से जब आप ऑक्सीजन को हटाएंगे तो सिर्फ आपको क्या मिल जाएगी, धातु मिल जाएगी। इसीलिए रिडक्शन यानी अपचयन के द्वारा क्या किया जाता है, धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जाता है। ये हम कब देख रहे थे, जब हम धातु का निष्कर्षण कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, जो उसके सल्फाइड थे, कार्बोनेट से, उनको धातु के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट से उतने अच्छे तरीके से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता एज कंपेयर टू धातु ऑक्साइड। यानी धातु ऑक्साइड से धातु को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसी वजह से पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर ऑक्साइड से हमें धातु को प्राप्त करना है तो वहां पर क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, यानी रिडक्शन किया जाता है। ओके, तो अपचयन के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाती है, धातु प्राप्त हो जाती है। तो रिडक्शन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में, ठीक है, उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं के को उनके यौगिकों के से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके वहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे माना सोडियम का यूज कर रहे हैं और आपके पास है कॉपर का ऑक्साइड, तो क्या करेंगे, Na2O बना लेगा और कॉपर आपकी अलग हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। और क्या हो सकती है, ये आपको सक्रियता श्रेणी के आधार पर बता रहे हैं। आपको पता है ना कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके किसी भी सोल्यूशन से, कंपाउंड से हटा सकती है, इतनी उसमें क्षमता होती है। तो वही बोला जा रहा है कि जो आपकी ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड से हटा रही हैं और अपना ऑक्साइड बना रही है। तो हमने क्या किया, हमने इससे पहले सोडियम का और कॉपर का किया था, अभी हम लेते हैं आयरन का ऑक्साइड लेते हैं, Fe2O3, ये आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिला दिया। एल्यूमिनियम क्या होती है, आयरन से ज्यादा अभिक्रियाशील होती है, तो इसकी अभिक्रियाशीलता ज्यादा है, यानी ये आसानी से इससे रिएक्ट करेगी जिस ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। तो जब ये ऑक्साइड से रिएक्ट करेगी तो ये यहाँ से आयरन को हटा देगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू आयरन। तो क्या बना लेगी, एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड बना लेगा Al2O3 और आपका आयरन अलग हो जाएगा। तो यही हमें करना था। हमें क्या करना था, इस धातु के ऑक्साइड से धातु को अलग करना था। तो धातु का जो ऑक्साइड है, मेटल का जो ऑक्साइड है, उसमें धातु क्या है, आयरन है। इस आयरन को इस ऑक्साइड से अलग करना है। तो रिडक्शन हम उपयोग में लाएंगे, रिडक्शन वाला प्रक्रम, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका प्रयोग एज अ रिडक्टेंट या आप क्या कहेंगे, अपचायक के रूप में करेंगे। और फिर ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट आपसे बोल सकते हैं। तो ये रिड्यूस करेगा यहाँ पर, या ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर अपना ऑक्साइड बना लेगा और आयरन को अलग कर लेगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीज जो है वो कम अभिक्रियाशील है एल्यूमिनियम की तुलना में। तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, मैग्नीज को हटा रहा है वहां से और अपना ऑक्साइड बना रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो आपको पता है कि गोल्ड जो होती है वो आसानी से
संक्षारित नहीं होती है, आपका सिल्वर आसानी से संक्षारित नहीं होती है, और प्लेटिनम जो आपकी है वो आसानी से संक्षारित नहीं होती, यानी कोरोडेड जिसको आप कहते हैं, कोरोजन उनका आसानी से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। बार बार अभिक्रियाशीलता की बात आ रही है। अभिक्रियाशीलता का अर्थ है कि किस प्रकार से कोई भी आपका कंपाउंड किसी के साथ बंध बना रहा है या कोई नया यौगिक बना रहा है, वही उसकी अभिक्रियाशीलता है। तो ये आसानी से किसी के साथ नया कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसी वजह से ये एनवायरनमेंट पे खुले में आराम से रह सकते हैं। इसी कारणवश आपके सिल्वर के, गोल्ड के और प्लेटिनम की ज्वेलरी भी मिलती है, क्योंकि इनका क्या नहीं होता, ये खराब नहीं होती है जल्दी से। ओके, खराब होने का मतलब क्या है? नया कंपाउंड बनना। जैसे आयरन की चीजों को हम देख रहे हैं, लोहे की चीजें आसानी से क्या हो रही हैं? संक्षारित हो रही हैं। संक्षारित हो रही है, खराब हो जाती है जब वो वायुमंडल में या हमारे एनवायरनमेंट में खुले में रहती हैं और क्या करती हैं? पानी और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती रहती है। ओके, तो सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे, सक्रियता श्रेणी आप लोगों ने देखी है, बीच में आपका हाइड्रोजन होता है, उससे ऊपर आपके ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, उससे नीचे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो उससे नीचे ये तीनों धातुएं पाई जाती हैं और ये वायुमंडल में गैसों से अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए ये संक्षारित नहीं होती। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है मिश्रण होगा, तो यानी दो या दो से ज्यादा तत्वों को जब मिलाकर कोई धातु बनाई जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? मिश्र धातु कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है? धातु के साथ धातु को मिलाया जा सकता है, धातु के साथ कहीं कहीं पर अधातु को भी मिलाया जाता है, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक धातुओं को एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई धातु है, इसमें आप दूसरी कोई धातु को मिला रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं? दो धातु एक अधातु इस प्रकार मिलाकर कोई नई ही चीज बना रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रण कर रहे हैं आप एक प्रकार से, मिश्रण। ठीक है, इसीलिए मिश्रण से ही आपका क्या आया है? मिश्र आया है। ठीक, समझ रहे हैं? ये है, सपोज ये धातु है M, ये भी M है, इन दोनों को मिला करके और ये नया कुछ बनाया है। ओके, M1 M2 हम मान लेते हैं। ये आपका M1 कोई धातु है, ये कोई NM नॉन मेटल है, ये कोई मेटल है। इन सब को आपस में मिक्स कर दिया और मिक्स करने पर ये कुछ बना दिया है। तो ये जो दोनों हैं यही आपकी क्या है? मिश्र धातुएं। ठीक है, ये किससे बने हैं? मिक्सचर से बने हैं, यानी मिश्रित करने से बने। और मिश्रित किस किस को किया गया है? हो सकता है किसी धातु को धातु के साथ मिश्रित किया गया हो, या किसी धातु को किसी अन्य धातु और एक अधातु के साथ भी मिश्रित किया गया हो, या आप क्या कह सकते हैं? किसी धातु को किसी अधातु के साथ मिक्स किया गया है। समझ रहे हैं? मिक्स करने के बाद कोई नई धातु बनाई गई होगी, इसलिए उसको क्या कहा गया? मिश्र धातु कहा गया। यानी दो या दो से अधिक धातुओं का जब समांगी मिश्रण होगा, या किसी धातु का किसी अधातु के साथ समांगी मिश्रण होगा, तो उन सबको क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। और हम मिश्र कर क्यों रहे हैं? इनको मिश्रित क्यों कर रहे हैं? मिक्सचर क्यों बना रहे हैं इनका? क्यों? क्योंकि हमको उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ गुणों में परिवर्तन चाहिए हमें। गुणों में परिवर्तन क्यों चाहिए? अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चाहिए। हमने कहा लोहे के बर्तन बहुत भारी होते हैं। जब पहले टाइम में लोहे के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, बहुत ज्यादा उपयोग में आते थे। लोहे के बर्तन कैसे होते थे? यूज करने में भी हैवी होते हैं, और हमने पढ़ा कि उनका संक्षारण भी बहुत आसानी से हो जाता है। यानी कि अगर बहुत टाइम तक वो खुले में हैं या वो पानी के संपर्क में आ रहे हैं, अब खाना बना रहे हैं तो पानी के संपर्क में आएगा ही बर्तन,
उसको वॉश भी किया जाएगा, उसमें हम खाना बनाते टाइम पानी भी ऐड करेंगे तो पानी के संपर्क में आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। आपने देखा होगा लोहे के बर्तन अगर घरों में रहते हैं तो क्या होता है, अगर उनको वॉश किया गया है या कुछ टाइम के लिए उनमें पानी की कुछ बूंदें रह जाती हैं तो वहां पे रेडिश कलर का पाउडर फॉर्म हो जाता है, तो वो क्या होता है, जंग होता है जिसको हम रस्ट कहते हैं, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, आपकी लोहे के जो बर्तन है वो खराब हो रहे हैं। फिर हमने क्या कहा कि कुछ तो ऐसा लोहे के साथ आयरन के साथ मिक्स किया जाएगा ताकि इसके बर्तन भी हम क्या कर लें, यूज में ला लें, और क्या कर सकते हैं कि ये जो इतना हैवी है ये क्या हो जाएगा, यूज करने में भी लाइटर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और साथ ही इसमें जल्दी से भी खाना पक जाएगा। फिर हमने क्या किया, उसमें कुछ अधातु धातु मिक्स किया और उसका स्टील बना लिया, तो वो भी क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील जो होता है आपका मिश्र धातु होती है। इसी प्रकार और को पढ़ते हैं, अब जब पीतल की बात करते हैं, जब कॉपर में जिंक मिलाई जाती है तो उससे क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। उसी प्रकार जब तांबे में क्या मिलाया जाता है, टिन मिलाया जाता है तो उससे कांसा बन जाता है। तो ये मिश्र धातुएं बनाई गई अपनी आवश्यकता या अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, या उनके जो गुण थे उनमें थोड़ा परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है। तो मिश्र धातुएं क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एक अधातु के समांगी मिश्रण। मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी होना चाहिए, ओके, समान अंग होने चाहिए उनमें, समांगी विषमांगी आपको पता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा हो गया किसका, कॉपर और टिन का, ब्रॉन्ज जिसे कहा जाता है, इस्पात हो गया आपका स्टील, कार्बन और आयरन का, ठीक है, इन सबको क्या कहा जाता है, आपका मिश्र धातुएं कहा जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आपका है NaCl विलयन में कॉपर धातु डालेंगे, दूसरा है MgCl2 विलयन में एल्यूमिनियम डालेंगे, तीसरा है आयरन सल्फेट के विलयन में सिल्वर डालेंगे, और चौथा है आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डाला जाएगा। तो आंसर है आपका AgNO3 विलयन में कॉपर धातु को डाला जाएगा। और क्यों डाला जाएगा, और क्यों ये विस्थापन अभिक्रिया देगी, विस्थापन अभिक्रिया कहती है कि एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है। यानी किसी भी धातु का सॉल्ट सोल्यूशन होगा, उससे उस धातु को पृथक करना है, तो उसमें क्या डाला जाएगा, जिसका सॉल्ट सोल्यूशन है जिस धातु का, उससे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु को डाला जाएगा। तो वो हम कहाँ से पता करते हैं, वो हम सक्रियता श्रेणी से पता करते हैं। तो हम क्या देखते हैं, सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है तो सोडियम तो सबसे ऊपर आता है सक्रियता श्रेणी में, इससे ऊपर क्या आती है, पोटेशियम आती है। तो इसको पोटेशियम तो क्या कर सकता है, हटा सकता है वहां से, विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाना, तो पोटेशियम हटा सकता है। लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर तो हाइड्रोजन के भी नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसकी अभिक्रियाशीलता कम है, तो कॉपर सोडियम क्लोराइड से सोडियम को विस्थापित नहीं कर पाएगी, हटा नहीं पाएगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, विस्थापन, ओके। दूसरा MgCl2 विलयन में एल्यूमिनियम डालेंगे, तो वहां पर भी हम क्या देखते हैं कि MgCl2 में जब एल्यूमिनियम ऐड किया जाता है तो तब भी आपका क्या नहीं हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया नहीं हो रही। तीसरा आयरन सल्फेट के विलयन में सिल्वर ऐड किया जाएगा। अब सिल्वर हमने क्या देखा, कम अभिक्रियाशील है, नीचे पाई जाएगी, आयरन ऊपर होता है आपका, तो आयरन को वो विस्थापित नहीं कर पाती, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। तो पॉसिबल क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि सिल्वर की क्रियाशीलता कॉपर की तुलना में कम है, या आप क्या कहेंगे, कॉपर जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू सिल्वर, ओके, दैट इज वाई कि आपका कॉपर जो है वो क्या कर रहा है, सिल्वर को, सिल्वर के ही सोल्यूशन से हटा रहा है, ओके, और अपना क्या बना रहा है, अपना सोल्यूशन बना रहा है, ओके। तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग की जाएगी। अब लोहे का फ्राइंग पैन बनाना है और क्योंकि उसको क्या करना है, डेली यूज में लाना है, तो लोहे का संक्षारण होगा, तो संक्षारण से बचाने की अलग अलग विधियां होती हैं, ग्रीस लगाया जाता है, पेंट लगाया जाता है, या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा इजी होगा, ग्रीस लगाएंगे तो फिर कुछ टाइम बाद हमें उसे वॉश करना है दोबारा,
पेंट लगाएंगे तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उससे वो बहुत अच्छे से यूज में भी आएगा और जल्दी से आपका क्या होगा, जो उसमें संक्षारण से बचाने के लिए लेयर चढ़ाई गई है वो खराब नहीं होगी। ओके, तो इस प्रकार लोहे के फ्राइंग पैन में जिंक की परत चढ़ाई जाएगी, जिसको आपका क्या कहा जाता है, यशद लेपन कहा जाता है, या गैल्वेनाइजेशन आप जिसे कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन यही कहता है कि लोहे की चीज लीजिए और उसको मोल्टन जिंक में डालिए और जिंक से बाहर निकालिए, तो क्या होगा, लोहे का जो भी चीज था, सामान था, उस पर क्या आ जाएगी, जिंक की परत आ जाएगी। अब वो जिंक की परत क्या करेगी, लोहे की वस्तु को संक्षारित होने से बचाएगी। ओके, चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, तो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बना रही है, जो कि जनरली धातु का ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, धातु का ऑक्साइड बनेगा तो हम देखते हैं धातु के ज्यादातर ऑक्साइड जो होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं या जल में घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पर वो कौन सा तत्व होगा या कौन सा यौगिक जल में विलय है, वह तत्व क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, कार्बन। आप क्या देखते हैं, कार्बन तो क्या होती है, अधातु होती है। ठीक है, सिलिकॉन आपका वो भी मेटलॉइड्स के केस में आता है। लोहा और कैल्शियम बचा। लोहे का जो ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड, वो जल में विलय नहीं होता है, तो क्या रह गया, कैल्शियम। तो आंसर क्या हो गया आपका, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपना ऑक्साइड बना देगा, जो कि जनरली क्या होता है, जल के साथ विलय होता है। ओके, 14 है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है इसलिए, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, और या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। ओके, तो महंगे और सस्ते से तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। दूसरा, साइंस की बात कर रहे हैं, जब टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, तो यहाँ पर गलनांक से हमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है जब हम संक्षारण की बात करते हैं। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए, या टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो ये दोनों पॉइंट्स में से आपका कौन सा, सी वाला पॉइंट सही है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है तो वो क्या करेगी, इजीली रिएक्ट करेगी चीजों से। ओके, और हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि जो कम अभिक्रियाशील हो, जिससे कि हम उस डिब्बे को भी बचा सकें और उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है उसको भी काफी समय के लिए सुरक्षित कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, टिन का उपयोग करते हैं जिंक के बजाय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखी। एक कोई अभिक्रियाशील धातु है जिसको क्या किया जाएगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, तो आपकी गैस कौन सी निकल रही है वो पूछ रहे हैं, और दूसरा आयरन के साथ H2SO4 की रिएक्शन मांग रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमको यहाँ पर H2 गैस निकलती है जब भी एसिड के साथ आपके धातु की रिएक्शन हो रही थी, तो हम यही देख रहे थे, H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो रही है, और आयरन के साथ इस प्रकार H2SO4 रिएक्शन करता है अम्ल के साथ और आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो आयरन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, आयरन का सल्फेट बना रहा है, और दूसरा आपका क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, चलिए, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखनी है आपको। तो आपको पता है जिंक आयरन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये क्या करेगा, ये
आयरन को आयरन थर्ड सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देगा। ठीक है, जिंक क्या करेगा, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन को हटा देगा और क्या बना देगा, अपना सल्फेट, जिंक का सल्फेट वहां पर बन जाता है। ठीक है, जिंक आयरन को आयरन सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है, जिससे हल्के हरे रंग का आयरन सल्फेट विलयन रंगहीन हो जाता है। समझ रहे हैं, यानी वहां पर क्या बन रहा है, हमने कहा जिंक है, जिंक को डाल रहे हैं किसमें, आयरन थर्ड सेकेंड सल्फेट में। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो क्या किया, जिंक आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, तो इस जिंक ने यहां से आयरन को हटा दिया और अपना सल्फेट बना दिया, यानी जिंक का सल्फेट बन जाएगा और आपकी आयरन अलग हो जाएगी। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है किसकी तुलना में, आपके आयरन की तुलना में। तो ये रिएक्शन होती है, जिंक आयरन सल्फेट के सोल्यूशन से आयरन को हटा रही है और अपना जिंक सल्फेट का रंगहीन विलयन बना रही है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन जहां पर भी एक सोल्यूशन से एक चीज को विस्थापित किया जा रहा है तो सारी विस्थापन अभिक्रियाओं में आएंगी। और आपको पता है विस्थापन अभिक्रिया कहाँ पर हो रही है, जहां पर एक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है उसी के सोल्यूशन से। ओके, तो इस प्रकार आज हमने कुछ और क्वेश्चंस किए। होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर किसी बच्चे का अभी भी थर्ड चैप्टर में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशंस में हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।